हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रताप और आप देख रहे हैं डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन दी अर्लीस्ट सिटी के आगे के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड को ज़रूर देख लें ताकि आप इस चैप्टर से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था। अब आगे का जो टॉपिक है, फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। अब देखिए, जैसे कि हम लोग इस हड़प्पन सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ का जो रह गुज़र है, लाइफ है यहाँ के लोगों की, वो कैसी चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे लोग हमने देख लिया कि आर्ट एंड क्राफ्ट था, घर कैसे थे यहाँ के, स्ट्रीट्स वगैरह कैसी थी, ये सब हमने देखा। अब ये लोग खाना कहाँ से खाते थे, कैसे इनके पास खाना आया करता था। ठीक है, तो जो कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड का एक लिटरल जो हिंदी मीनिंग है वो होता है देहात। मतलब ये तो सिटी में रहते थे, जो कंट्री साइड मतलब गांव के एरियाज़ में जो भी फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, वो क्या खेती करते थे। तो जो वो लोग खेती करते थे, जैसे कि क्या खेती करते थे वो लोग, और जो भी उगाते थे, क्या उगाते थे लोग? वीट उगाते थे, बारले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये सब चीज़ें वो लोग ग्रो करते थे, और जो भी ये फूड ग्रेन उगते थे इसको ये लोग सप्लाई करते थे सिटी में, जो भी पीपल रह रहे हैं। कौन कौन रहते थे? स्क्राइब्स हो गए, रूलर हो गया, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, ये सब लोग जो लोग थे, इन लोगों को ये फूड सप्लाई करते थे। ठीक है, अब एक नया टॉय हमें मिला है, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, एक कार्ड के बारे में, टॉय कार्ड। तो हमने इंटरप्रेशन लगाया था कि हाँ, एक ओरिजिनल कार्ड हुआ होगा जिससे गुड कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। वैसे ही यहाँ पे जो है एक टॉय प्लग पाया गया है। टॉय प्लग मतलब, अब आप एक इमेजिन कीजिए, जैसे एक फादर है, एक किसान है, वो खेती करने के लिए जो हल है वो लेके जा रहा है खेत में। अब उसका छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि पापा पापा मेरे को भी खेती कर, मतलब हल चलाना है। तो अब छोटे बच्चे को कैसे मनाएंगे, वो मानेगा तो है नहीं। तो क्या क्या होगा, इन लोगों ने टॉय प्लग बना के दे दिया होगा कि लो बच्चा, अब तुम ये अपने घर के पास जो है इसको अब तुम प्लग करो। कितना प्लग कर लेगा? अब जो गाँव घर के बाहर जो थोड़ा सा एरिया होता है उसको ही वो खेलेगा, थोड़ी सी मिट्टी को प्लग करेगा और इन्जॉय करेगा। तो इस तरीके से आप इंटरप्रेशन लगा सकते हैं कि हाँ, टॉय कार्ड ऐसे बना हुआ, तो मतलब ओरिजिनल में भी एक टॉय प्लग होगा। ठीक है, टॉय प्लग होगा तभी तो इन्होंने टॉय प्लग बनाया। मतलब ओरिजिनल जो प्लग है, खेती करने के लिए जो हल है किसान लेके जाता है, वो ओरिजिनल में होगा तभी तो इन्होंने एक टॉय प्लग भी बनाया। तो जो टॉय प्लग ओरिजिनल था, आपकी इस बुक में बताया कि जो टॉय प्लग ओरिजिनल था वो तो शायद डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि लकड़ियों का बना था, तो वो पेरिश हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया, कुछ ही तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन जो जैसे मैंने बताया आपको, टेराकोटा के टॉयज़ बनते थे, तो जो टेराकोटा का टॉय है ये क्या है, सर्वाइव कर गया। तो हमें एविडेंस के तरीके पे तौर पे ये मिलता है, और इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, उस समय में ये कुछ डेवलपमेंट्स रही होंगी। ठीक है, अब उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पन जो साइट्स है, यहाँ पे क्या बारिश अच्छी मात्रा में नहीं होती थी। तो जो खेती करते थे लोग, तो खेती कहाँ से करते होंगे? तो इससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट तो इंटरप्रेशन लगाते हैं क्या, कि जो अगर पानी का जो सोर्स है, रेन है, वो अच्छी मात्रा में नहीं हो रही है, तो ज़रूर यहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने फैसिलिटी डेवलप की होगी। जैसे कि टैंक बना दिए होंगे वाटर स्टोर करने के लिए, तो फिर उस टैंक से इरिगेशन के लिए जहाँ पे प्लांट उन्होंने अभी जो भी उगाया है वहाँ पे पानी को ये लोग सप्लाई करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ, पानी का भी इन्होंने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया होगा। अब जैसे देखिए, उन जो सीज़न है जहाँ पे जब थोड़ी बहुत भी रेनी सीज़न है, जब थोड़ा बहुत भी पानी अवेलेबल रहता था, तब तो ये लोग क्या करते थे, क्रॉप उगाते थे। ठीक है, और जैसे कि रियरिंग करते थे, जैसे कैटल हो गया, शिप हो गई, गोट हो गया, बफल हो गया, इन सब चीज़ों को ये लोग रियर करते थे और पालते थे। ठीक है, इनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे ये लोग इससे यूज़ करते थे। लेकिन जब पानी अवेलेबल होगा तब तो ये लोग ये काम कर लेंगे, लेकिन जब पानी नहीं होगा, जैसे आपको पता हो, बिना पानी के ना तो कोई इंसान जीवित रह सकता है, ना कोई क्रॉप उग सकता है। बिना पानी के कैसे होगा? तो जब एक जो ड्राई सीज़न आता था, जब समर सीज़न आता था, उस सीज़न में लोग क्या करते थे, अपने कैटल्स को लेके दूर दराज के एरियाज में मूव करने लगते थे। कहाँ पे मूव करते थे? जहाँ पे पानी और फ्रूट वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में, घास वगैरह अवेलेबल हो, और मूव करते थे। तो
अब देखिए खाना तो है नहीं, तो ये लोग क्या खाएंगे? तो जो भी पेड़ पौधे से जो भी फ्रूट मिलता था, जैसे कि बेर हो गया, ये लोग बेर इकट्ठा करके खा लेते थे। फिर अब देखिए इनके पास कोई और चारा बचा नहीं, तो ये लोग अपने पुराने धंधे पे आ गए। क्या था? हंटिंग वगैरह करने लगे, हंटिंग एंटीलोप का, जानवरों का, जंगली जानवर का शिकार करने लगे, फिशिंग वगैरह करने, फिश को मार के पका के भून के खाने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, तो ये था आपके इस टॉपिक में। अब देखिए आगे का टॉपिक आपका क्या बोल रहा है, क्लोजर लुक टू हरप्पन टाउन इन गुजरात। अब देखिए गुजरात में भी दो टाउन पाए गए हैं जो कि हरप्पन साइड से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्या है? ढोलावीरा, और दूसरा है लोथल। अब देखिए पहले ढोलावीरा के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए ढोलावीरा एक सिटी है जो कि लोकेटेड है रेन ऑफ कच्छ पे। देखिए खादिर बेट जैसे बोलते हैं, खादिर बेट को BET पे आप स्पेल कर सकते हैं। ठीक है, रेन ऑफ कच्छ के पास ये अवेलेबल है, जहाँ पे आपको पता होगा कि रेन ऑफ कच्छ मतलब किनारे पे है, तो पानी का जो सोर्स है वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो यहाँ की सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होंगी। अब देखिए जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो हड़प्पन साइट्स थे ठीक ऊपर के एरियाज में, जैसे मोहनजोदारो, इन सब जगहों पे जैसे दो जगहों में डिवाइडेड था उनका जो एरिया था। जैसे ऊपर की साइड्स सिटाडल्स हो गए और नीचे जो थी लोअर टाउन्स थी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, और तीनों जगहों को डिवाइड करने के लिए इनको जो घेराबंदी कर रखा है बहुत ही बड़े बड़े दीवालों से, और आने जाने के लिए गेटवे को डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया गया है कि एक मतलब जैसे होता है पब्लिक पार्क जहाँ पे सारे बच्चे मिलके खेलते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक पब्लिक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक ओपन एरिया है सेटलमेंट के पास, जहाँ पे क्या माना जा सकता है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लोग सेलिब्रेशन या फिर कोई स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुआ करते होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि हाँ डांडिया खेलते होंगे, गरबा खेलते होंगे, ये सब चीज़ें करते होंगे, मतलब किसी स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा करते होंगे, इसलिए यहाँ पे ओपन ग्राउंड बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है, जैसे आपने हड़प्पन साइट्स में देखा कि छोटे छोटे सील्स वगैरह पे लेटर्स वगैरह, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े ह्यूज वर्ड्स को पत्थरों पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया गया है कि बड़े बड़े पत्थरों पे बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, जैसे मोहनजोदारो, या फिर और जैसे ऊपर की जो ऊपर के टॉपिक्स में आपने पढ़ा कि आपने देखा कि जो स्क्राइब्स वगैरह काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स को लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े लेटर्स हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में, और जो कि कार्व किए गए हैं वाइट स्टोन्स पे, और उसके अलावा जो लकड़ियाँ हैं उनको यूज़ किया गया है इनको लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक डिफरेंस है जो आपको और भी और जो सिटीज़ है उनसे यहाँ पे आपको एक अलग चीज़ मिलती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो यहाँ का सिटी है जो है लोथल। लोथल में क्या पाया गया? लोथल जो है ट्रिब्यूटरी जो है, ट्रिब्यूटरी के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ट्रिब्यूटरी वो होती है जो कि बड़ी नदी में जाके जो छोटी नदी मिलती है वो होती है ट्रिब्यूटरी। तो ये जो है लोथल, ये साबरमती ट्रिब्यूटरी के पास में मौजूद है। ठीक है, क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्मत, गल्फ ऑफ खम्मत के पास में ही ये मौजूद है। अब देखिए it was situated near areas where raw materials such semi precious stones were easily available। अब देखिए ये ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं वो इजी मतलब इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आपने ऊपर के चैप्टर्स में पढ़ा कि जो रूलर्स हैं वो दूर दराज के एरियाज में बेचता था, तो गुजरात एक वो जगह थी जहाँ से वो प्रीशियस स्टोन्स को मंगवाता था। ठीक है, तो यही वो जगह है जहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स अच्छी मात्रा में अवेलेबल थे। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पे क्या, अब जहाँ पे क्या स्टोन से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, स्टोन से, शेल से, मेटल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। और यहाँ पे क्या एक स्टोर हाउस भी मिलता है हमें देखने को। ठीक है, स्टोर हाउस में क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जो भी इन्होंने बनाया उस वो सारी चीज़ें थी, और उसके अलावा हमें सील्स और सीलिंग्स भी मिलती हैं इन स्टोर हाउसेस में। ठीक है, अब सील्स एंड सीलिंग्स क्या है? अब जैसे मानिए सील मतलब होता है कोई भी, जैसे मानिए ये जो है सील है, उस समय में इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज के समय में जैसे आप थप्पा देखते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर का सील होता है, किसी लॉयर का सील होता है, देखिए तो उस समय में क्या सीलिंग थी, तो सील को उस समय किस लिए इस्तेमाल किया, जैसे किसी चीज़ को उन्होंने पैक किया, जैसे
आज के समय में तो लॉक वगैरह अपन अलग तरीके से, जैसे अमेज़ोन से डिलीवरी आती है तो अलग तरीके से उनकी पैकेजिंग होती है, लेकिन उस समय में क्या होता था, जो भी वो लोगों ने पैकिंग किया, ठीक है, पैक किया, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी लगाते थे। मिट्टी लगाने के बाद एक कोई सील होती थी, उससे वो लोग थप्पा लगा देते थे। थप्पा लगाने से क्या होता था, और जो मिट्टी है वो थप्पा लगा दिया तो वो हो गया पैक। पैक होने के बाद जब वो शिप में डाल के दूर जगहों पे भेजेंगे, तो रास्ते में क्या उसको कोई खोल ले या फिर गायब कर ले या फिर कोई उसको डैमेज कर दे, तो अगर कोई खोलेगा तो लेके भाग जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो सामान उन तक पहुंचा है वो सेफली पहुंचा है और उसको किसी ने खोला नहीं है, तो उस सील को यूज़ किया जाता है। अब जैसे देखिए, सील लगा दिया, अब उसके जो जहाँ पे उन्होंने उसको बंद किया वहाँ पे उन्होंने सील लगा दिया। अब कोई उस पैकेट को खोलेगा या फिर जो भी उन्होंने पैकिंग किया उसको खोलेगा, तो सील जो है वो टूट जाएगी या फिर डस्ट मतलब ख़राब हो जाएगी, मतलब ठीक है। और जो उसको दोबारा जो बंद करेगा, मतलब जैसे मानिए किसी ने जो बोरा है, बोरे में पैक किया सामान को, उसको सील लगा दिया, अब कोई आदमी आया उसको खोल लिया तो सील तो होगी ख़राब। उसमें जो सामान निकाल के बंद करेगा तो कितना वो कोशिश कर ले, लेकिन वो जो सील है वो तो अब बिल्कुल जैसे पहले उन्होंने सील लगाया था वैसे तरीके से वो नहीं रहेगी। इसका मतलब वो ख़राब हो गई, इसका मतलब जो भी डिलीवर इसको लेने वाला है वो समझ जाएगी कि हाँ भैया, इसको बीच में किसी ने छेड़छाड़ करी है इसके साथ, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, इसमें पूछा है कि सील्स आर इवन यूज टुडे, फाइंड आउट दे आर यूज। अब देखिए, स्कूल के पास, स्कूल पे सील होती है, बैंक में सील यूज़ होती है, तो जगह जगह सील्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कहाँ देखा है सील का इस्तेमाल होते हुए, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है, ये जो डॉकयार्ड है, मतलब जहाँ पे शिप वगैरह, मतलब ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसे एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे क्या शिप वगैरह दूर जैसे वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, इन जगहों से शिप आती थी और यहाँ पे क्या सामान उतारे जाते थे, इंपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तरह तरीके के बीट्स वगैरह, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह अवेलेबल थे और यहाँ पे प्रोडक्शन का काम चलता था, तो यहाँ से क्या डिलीवरी होती थी सामान की। और ये आपको बताया, ये जो है ये कहाँ पे अवेलेबल है, गल्फ ऑफ खम्मत पे, मतलब नदी के किनारे अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या शिप्स आती थी, यहाँ पे सामान लेकर आते थे और यहाँ से सामान दूसरे जगहों पे जाता था, मतलब कि ट्रेड होता था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेड होता था और ये जो डॉक यार्ड है यहाँ पे सारा काम हुआ करता था, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है, ठीक है। इस बिल्डिंग में एक वर्कशॉप है जहाँ पे शायद बीड्स का और पीस ऑफ स्टोन का और हाफ मेड। अब जैसे कि देखिए, इस बिल्डिंग में क्या है, इस बिल्डिंग में हमें आधा, जैसे होता है ना कि कोई काम छोड़ के भाग गया, मतलब आधा ही रोक के, जैसे कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई जैसे नेकलेस बना रहा है, तो आधा उसने बीड्स डाले, उसके बाद आधा काम छोड़ के भाग गया, और आधे कटे हुए, टूटे फूटे हुए बीड्स मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं। तो ऐसे तरीके से हमें एक वर्कशॉप मिला है जहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग के अंदर इस तरीके का कंडीशन पाया गया है। मतलब क्या हुआ होगा कि एकदम से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि लोग छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो इस तरीके से एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ, आधा अधूरा काम छोड़ के भाग गए हैं, कोई टूटे फूटे स्टोन्स वगैरह छोड़ के भाग गए हैं, और यहाँ पे टूल्स जो हैं वो पाए गए जिससे कि बीड्स बनाए जाते थे, ठीक है। और फिनिश बीड्स हैव बीन फाउंड, ठीक है, यहाँ पे फिनिश बीड्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, इस बिल्डिंग में क्या होता है कि जो बीड्स वगैरह हैं वो आधी बनी हुई मिली हैं, कंप्लीट भी मिली हैं, टूटी हुई मिली हैं, और इस बिल्डिंग को शायद किसी ने किसी हड़बड़ी में या फिर कोई ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो सब इसको छोड़ के भाग गए होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब कोई नहीं रहता, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा। अब देखिए, अब इस मिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा अवेटिंग था। देखिए, अब ये जो भी ये डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ हड़प्पन में, ये जो भी हुआ, ये 3900 ईयर अगो हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चेंजेस क्या कि यहाँ पे लोग रहना बंद कर देते हैं और राइटिंग, सील्स वगैरह, वेट वगैरह पर अब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ पाना, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़, अब एविडेंसेस मिल रहे हैं कि 3900 ईयर के बाद से यहाँ पे कोई भी चीज़ मिलनी बंद हो गई थी। मतलब यहाँ से कोई भी एविडेंसेस हमें नहीं मिले
कैसे नहीं मिली, कैसे पता चला कि 3900 ईयर्स के बाद ही नहीं मिली? कार्बन डेटिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई थी फर्स्ट, सेकेंड, और इसके पहले की वीडियोस में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें एविडेंसेस मिलने बंद हो गए 3900 ईयर अगो के बाद से हमें एविडेंसेस मिलने बंद हो गए। अब देखिए, जैसे कि मोहनजोदारो एक सिटी थी, वहाँ पे क्या रोड पे जो गार्बेज वगैरह मतलब फैला हुआ है, जैसे कि नाला भर गया हो तो जैसे नाले से कचरा बाहर आ जाता है ना, उस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था वो भी ख़राब हो चुका है, सारा टूट टाट गया है। उसके अलावा अब हमें देखने को मिलता है, जैसे पहले जो बिल्डिंग्स थी वो लाइन में एक सीक्वल्स में बनी होती थी, लेकिन अब क्या देखने को मिलता है कि अब जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल कोई भी स्ट्रीट पे बना देता है। मतलब कि पहले जैसे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनती थी, अब जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है। ये सब देखने को मिलता है, और किसी मतलब कहीं भी बिना किसी पैटर्न के इन्होंने बिल्डिंग बना दी। तो हमें जो हिस्टोरियंस हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सोच में पड़ते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे कि एकदम से सारी चीज़ें बंद हो गई, ठीक है। तो आपके इस बुक में बताया गया है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि नदियाँ, वहाँ के आसपास जो नदियाँ थीं वो सूख गईं। और उसके अलावा कई जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो स्कॉलर्स मतलब ऐसे इंटरप्रेशन लगाते हैं कि हाँ ये कुछ हुआ होगा। तो एक ने बोला कि हाँ नदी सूख सूख गई होगी, दूसरे ने बोला कि शायद पेड़ काटने की वजह से जैसे आपने देखा था कि जो ब्रिक होती थी, जो ईंट होती थी वो पकी हुई होती थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए फ्यूल लगता है आग जलाने के लिए, तो फ्यूल के लिए इन्होंने क्या जंगलों को काट दिया होगा। तो जंगलों को काट दिया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी घास फूस हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पे लोगों ने रहना बंद कर दिया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो घास वगैरह है, घास फूस वगैरह, वो सारी कैटल्स वगैरह ये सब चीज़ें ये सब खा गए होंगे और डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कई कई हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एरियाज़ में ये भी एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे बाढ़ आया है, ठीक है। तो बाढ़ कैसे आया, कैसे, जैसे आपने देखा ना कि जो कचरे हैं वो स्ट्रीट्स पे मिल रहे हैं हमको, तो मतलब कि बाढ़ आया है और नालियाँ हैं भर गई हैं, तो नालियों का जो कचरा है वो स्ट्रीट्स पे आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। बट लेकिन ये सारे जो भी रीज़न्स हैं, जो भी स्कॉलर्स जो रीज़न देते हैं, ये एक वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। सब ने अपने अपने इंटरप्रेशन, अपने अपने आइडियाज़ के हिसाब से ये हमें बताया है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये आज तक ये चीज़ मिस्ट्री है कि यहाँ पे वाकई में क्या हुआ था, कि सारी चीज़ें जो भी इतना अर्बनाइज जो एरिया था, इतना कुछ डेवलप हो चुका था, मतलब अगर ये डेवलप अगर इस समय भी होता ना, तो आज के समय में काफ़ी कुछ हमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता, हम ये अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि ये पहले ही इतना ज़्यादा अर्बनाइज था, एकदम बेक्ड क्ले वगैरह, सारी आर्ट एंड कल्चर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन एकदम से ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो मिस्ट्री है इसके डिस्ट्रॉय होने की, ये आज तक हमें नहीं पता चली है, ठीक है। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन ऑन सेम एरिया, ठीक है। अब जो हमें ये दिखता है कि जो फ्लड है और जो रिवर का सूखने का जो कारण है, वो तो सिर्फ मान लीजिए फ्लड आएगा तो एक ही जगह पे तो आएगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, तो किसी एक ही जगह में तो उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये पूरी हड़प्पन साइट में ही लोग रहना क्यों बंद कर चुके थे, जैसे कि आपने देखा ऊपर में जो हमें वर्कशॉप मिला है, वहाँ पे क्या सारी बीट्स वगैरह, सारी कुछ आधे काम, अधूरा काम और ये सब चीज़ें छोड़ी हुई मिली है। तो क्यों ऐसा हुआ कि लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया? आज तक ये चीज़ बिल्कुल एक मिस्ट्री के तरीके से हमें दिखती है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। अब कुछ लोग ऐसा भी है कि ऐसा इंटरप्रेशन लगाते हैं कि जो यहाँ का रूलर था वो यहाँ पे कंट्रोल खो देता है, तो ठीक है, यहाँ से जो लोग हैं वो दूर दराज के एरियाज़ में मूव करने लगते हैं, ठीक है। और सब ने क्या, इस जगह को त्याग दिया, सब ने इस जगह को छोड़ दिया, ठीक है। अब जो ये सिंध का जो इलाका है, जहाँ से पंजाब अभी प्रेजेंट जो पाकिस्तान में है, वहाँ का ये इलाका है सिंध, वहाँ पे क्या लोगों ने क्या, जो ये हड़प्पन साइट है यहीं पे तो मौजूद है, तो यहाँ पे क्या लोगों ने यहाँ से इसको त्याग दिया और यहाँ से क्या दूसरी जगहों पे जाकर रहना शुरू कर दिया। कहाँ पे रहना शुरू कर दिया? तो इन्होंने रहना शुरू कर दिया ईस्ट और साउथ में जाके रहना शुरू कर दिया। अब ये जो है, ये जब चीज़ें जो अलग अलग जगहों पे इन्होंने जाके रहना शुरू किया, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिटीज़ इमर्ज हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाली चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब
साल इसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेवलपमेंट्स, अलग अलग सिटीज़ के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थी कि एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो मिस्ट्री है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ, कि क्यों ये एकदम से ये सिटी पूरी इतनी अर्बनाइज सिटी थी, डेवलप सिटी थी, एकदम से ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या है एल्सवेयर। अब देखिए इजिप्ट ढूंढिए अपने एटलस में। अब वहाँ पे क्या मिलता है हमें कि 5,000 साल पहले एक रूलर हुआ करता था। रूलर जो है अपनी आर्मीज़ को दूर दूर की जगहों पे भेजता था प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपने ह्यूज जो भी टाउन्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों को बनाएं। और उसको क्या बोला जाता था? पिरामिड। देखिए मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन बताऊँ। दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड। जो ये टाउन्स बनाते थे ना, उसको बोलते थे पिरामिड। ठीक है, तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि जो रूलर था, मतलब पिछले टॉपिक्स में आपने पढ़ा कि जो रूलर था वो अपने जो प्रजा थी उसको दूर दूर दराज के एरियाज में भेजता था कि अलग अलग जो प्रीशियस स्टोन्स है, प्रीशियस मेटल्स थे, वो लाने के लिए भेजा करता था। तो वैसे ही ये जो इजिप्ट का जो ये किंग है वो भी अपने आर्मीज़ को, अपने सोल्जर्स को भेजता था दूर जगह के जगहों पे, ताकि ये प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स को लेकर आए। अब जब ये मरते थे ना, तो इनकी जो बॉडी है इसको इनके अंदर ही प्रिजर्व किया जाता था। ठीक है, इन पिरामिड्स के अंदर ही दफना दिया जाता था। ठीक है, केयरफुली। अब देखिए ये जो बॉडीज़ को दफनाया जाता था इसको हम बोलते हैं मम्मीज़। ठीक है, आपने मम्मीज़ सुनी हुई ना, कि जो बॉडीज़ होती है पट्टी लपेटे हुए। ठीक है, तो ये वो होती हैं मम्मीज़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जो इनकी बॉडीज़ को जो दफनाया जाता था, तो इनके साथ में क्या, जैसे आपने पिछले चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखा कि लोग किसी की डेड बॉडी के साथ साथ गोट को भी दफना देते थे, ताकि हाँ कि मरने के बाद भी एक जीवन है, तो आप उसमें आपको अगर भूख लगे तो आप इस बकरी को खा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर कोई किंग है, अगर वो मर गया है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसके जो सर्वेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है, मैन हो गई, वुमेन हो गई, उनको भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। और उसके अलावा कई सारे क्लोथ्स वगैरह, ड्रिंकिंग फूड्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह, बर्तन वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह और जानवर भी इनके साथ में दफना दिए जाते थे रूलर के साथ में। क्यों? अब आपने जैसा पिछले चैप्टर में पढ़ा, सेकंड चैप्टर में, कि ये लोगों को एक भावना होती थी कि हाँ मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो उस जीवन में भी इनको सर्व करने के एक रेस्पेक्ट से, कि उस जीवन में भी इनको सारी सुविधाएं मिलें, इस हिसाब से इन लोग को ये साथ में नौकर वगैरह भेज देते थे, खाने की सामान को भेज देते थे। ठीक है, जानवर वगैरह सारी व्यवस्था करके साथ में भेज देते थे कि हाँ अगर एक मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, एक जीवन होता है, वो इनका एक मान सकते हैं एक माइथोलॉजी थी, मतलब एक मान एक उस समय की एक कह सकते हैं कि एक मानसिकता थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए डू यू थिंक किंग वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर दैट। अब यही तो पूछ लिया इन्होंने कि हाँ क्या आपको लगता है कि किंग को वाकई इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी मरने के बाद? तो देखिए ऐसा कह नहीं सकते कि अब उनकी उस समय में क्या मैथोलॉजी रहेगी, क्या उनके बिलीव्स रहे होंगे, उन सब चीज़ों के हिसाब से तो कह सकते हैं कि हाँ उनके हिसाब से जो भी देखा जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यार कि उसके बाद में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी नहीं कि सारी रिचुअल्स को फॉलो किया जाए, कि साथ में सर्वेंट्स को भी साथ में दफना दिया जाता था, बताइए, और साथ में गोट वगैरह ये सब तो दफनाते ही थे, लेकिन साथ में सर्वेंट्स, मतलब लिविंग सर्वेंट्स को भी दफना दिया जाता था इनके साथ में, रूलर्स के साथ में। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ मतलब मुझे नहीं लगी, लेकिन आप अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आपको एक इमेजिन करने के लिए बता रहा है, यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स अराउंड 4,000 ईयर अगो फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदारो। डिस्क्राइब हाउ वुड यू ट्रैवल, what your parent might carry with them and what would will see in मोहनजोदड़ो। आप इमेजिन कीजिए कि 4,000 साल पहले के समय में आप चले गए हैं वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ गुजरात से मोहनजोदारो, मतलब लोथल से मोहनजोदारो की तरफ जा रहे हैं। तो आप किससे जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, क्या सामान लेके जाएंगे, और मोहनजोदारो में अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे,
या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और सबको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए मैं मानता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। बिना किसी कन्फ्यूज़न के इस वीडियो को आप छोड़ के जाइएगा, ठीक है। अगर कोई छोटी सी भी कन्फ्यूज़न है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय।